Hello everyone, welcome back to Alliance IAS Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. So अपने करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं D54 का सेशन. So I wish you all a very good luck. So the first question is, which among of the following is slash are correct? BT cotton is the only transgenic crop that has been approved by Center for the commercial cultivation in India. Second statement is, it has been genetically modified to produce an insecticide to combat the cotton bollworm, a common pest. And your options are A only, B only, both are none. So you have to choose a correct statement. So let's see what is the answer. So answer here is both, which means both the statements are right. So आपने ये आर्टिकल देखा होगा द हिंदू में, जहाँ पे आपका जो कॉटन HTBT कॉटन है, ओके, हर्बिसाइड एडफर हर्बिसाइड होता है यहाँ पे. सो हर्बिसाइड टॉलरेंट जो आपका बीटी कॉटन है उसकी सेल पे यहाँ पे एक बात करी गई है. सो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या होता है ये. सो बीटी कॉटन, बीटी यहाँ पे आपका बसीलियस रेमस करके होता है. ओके, सो यहाँ पे ये ओनली ट्रांसजेनिक क्रॉप है जो कि सेंटर ने अप्रूव किया है इंडिया में. तो ये बिल्कुल ठीक है. ऑल्दो आपने सुना होगा कि बीटी ब्रिंजल को भी अप्रूव करने की बात चल रही थी, बट अभी तक जो अप्रूव है वो आपका सिर्फ बीटी कॉटन है. दूसरा, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है ताकि ये एक पेस्ट है जिसका नाम बुलवर्म है, उसको उससे कॉम्बैट उससे लड़ सके. ओके, सो इसलिए इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है. सो दोनों स्टेटमेंट सही हैं. आपका यहाँ पे जो HTBT कॉटन है, इससे क्या होगा कि एक पहले तो आपका बीटी कॉटन आपका ऑलरेडी आपका इंसेक्ट को कॉम्बैट करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है. फिर आपका HTBT जो कॉटन होगा, यहाँ पे एक और लेयर मॉडिफिकेशन की जो है वो कराई जाती है इसमें, ताकि एक हर्बिसाइड है जो जिसका नाम आपका ग्लाइफोसेट है. ओके, सो वो आपका टू मेकिंग द प्लांट रेसिस्टेंट टू ग्लाइफोसेट. सो प्लांट को ग्लाइफोसेट से भी रेसिस्टेंट करने के लिए अब यह HTBT कॉटन बना दिया गया है. यहाँ पे प्रॉब्लम ये है इसको लेकर, क्योंकि जो आपका ग्लाइफोसेट होता है ना, ये आपका कार्सिनोजेनिक होता है. ओके, और एज वेल एज अनचेक्ड स्प्रेड ऑफ herbicide resistant to nearby plant through pollination, creating a variety of super weeds. सो इससे फिर ये है कि इससे आपके सुपर वीड्स भी क्रिएट हो सकती हैं, इसीलिए HTBT इसके लिए कराया जा रहा है. तो इसको हम स्टार्टिंग से अगर शुरू करें, सो इसका बेसिक सीख लेते हैं पहले. व्हाट इज़ GM क्रॉप. सो GM क्रॉप विच मीन्स जेनेटिकली मॉडिफ जीन आर्टिफिशियली इसमें क्या होता है, आपके मॉडिफाई करे जाते हैं ताकि कुछ स्पेसिफिक आपका एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें उसके अंदर चाहिए होती हैं प्लांट के अंदर, वो हम उसमें इंसर्ट कर सकें. सो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इसे कहा जाता है. बेसिकली इस टाइप करा जाता है ताकि पेस्ट रेसिस्टेंट बनाया जा सके या हर्बिसाइड टॉलरेंट बनाया जा सके. क्या आर देयर अदर GM क्रॉप्स इन इंडिया. सो अभी तक सिर्फ आपका कमर्शियल कल्टीवेशन में आपका कॉटन रखा गया है. ऑल्दो आपका यहाँ पे काफ़ी एफर्ट्स लगाए जा रहे थे आपके ब्रिंजल और मस्टर्ड के लिए, बट अभी तक सिर्फ कॉटन है. सो सबसे पहले व्हेन डिड इंडिया गेट इट्स फर्स्ट GM क्रॉप. सो यहाँ पे आपका जो पहला GM क्रॉप था वो आपका बीटी कॉटन ही है. और यहाँ पे जिसके अगेंस्ट इससे रेसिस्टेंट इम्यून करा जा रहा है वो आपका बॉलगार्ड फर्स्ट है, जो कि बॉलगार्ड फर्स्ट इसमें आपका विच प्रोवाइडेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा किसके अगेंस्ट, एक पिल्क बॉलवर्म जो आपका यहाँ पे पेस्ट है उसके अगेंस्ट. 2002 में आपका ये डेवलप किया गया था मोन्सैटो के थ्रू किया गया था. ओके, और फिर आपका इंडिया हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉटन पार्सली ड्यू टू BT कॉटन विच अकाउंट ओवर 90% ऑफ टोटल कॉटन एक्रेज ऑफ द कंट्री. बेसिकली ये बोल रहे हैं कि क्योंकि ज़रूरत क्यों पड़ी आपकी बीटी कॉटन में इसको इंट्रोड्यूस करने, क्योंकि हम जानते भी हैं कि इंडिया में कॉटन का जो भी कल्टीवेशन है वो बहुत ज़्यादा नंबर पे होता है. सो फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ऑपरेशन पवन वाज द कोड नेम असाइंड टू द ऑपरेशन बाय इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इन बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नन ऑफ द अबव. सो इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स ये आपका श्रीलंका में होने वाला एक ऑपरेशन कोड था, एक कोड नेम था ऑपरेशन पवन के नाम से, जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ने करा था श्रीलंका में. बेसिकली 1987 के अराउंड में कुछ हुआ था ये. ओके, और जो LTTE थे जो आपके श्रीलंका के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, उनको उनके डिसआर्ममेंट से लेकर रिलेटेड आपका ये करा गया था ऑपरेशन इंडो श्रीलंका अकॉर्ड के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट अबाउट द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर. All the territories taken by British after the Treaty of Purandar was seceded back to Marathas. The English accepted Madhav Rao II as the Peshwa. A only, B only, both are none. So आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट. लास्ट जो आपका सेशन था उसमें आपका असाइनमेंट था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर. सो आई होप आप लोगों को अच्छे से पता होगा.
इसका आंसर होगा आपका बोथ विजन्स, आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये दोनों ही आपके फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के रिजल्ट है। सो पहले इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं एंग्लो मराठा वॉर का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका 1761 में आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो चुका है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जहाँ पे आपका मराठा हार चुके हैं। और इस बैटल में आपके जो पेशवा थे बाजीराव, वो उनकी डेथ हो चुकी है। सब उनके बाद उनके जो सन है माधवराव, वो राजा बनते हैं। माधवराव फर्स्ट काफ़ी एबल आपके रूलर थे, तो उन्होंने मराठास की टेरिटरी को बहुत बढ़ाया और जितना भी पानीपत के बैटल में लॉस हुआ था उसको वापस लाने की कोशिश करी। ब्रिटिशर्स को भी धीरे धीरे पता चल रहा था कि मराठास की पावर बढ़ती जा रही है। फिर आपका माधवराव फर्स्ट की डेथ हुई। उसके बाद अब क्या होने लगा कि जो आपका मराठा जो कैंप है वहाँ पे आपका पावर के लिए आपका लड़ाई होने लगी। तो अब यहाँ पे देखने को मिलता है कि आपके जो माधवराव फर्स्ट हैं उनके जो बेटे थे नारायण राव, ओके, वो यहाँ पे पेशवा बनना चाह रहे थे। ओके, लेकिन उनके जो अंकल थे वो खुद चाहते थे कि वो पेशवा बने। सो वो क्या करते हैं कि वो ब्रिटिशर्स के साथ जाके मिल जाते हैं। सो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको एक ट्रिटी देखने को मिलती है, ट्रिटी ऑफ सूरत इन 1765, ठीक है, जहाँ पे आपको रघुनाथ राव को दो आपको टेरिटरीज मिल रही हैं, सेलिसेट और बसीन, इंग्लिश जो उनको दे रहे हैं, मतलब ब्रिटिशर्स जो उनको दे रहे हैं, और इसके बदले में सॉरी यहाँ सिसीडेड सेलिसेट एंड बसीन टू इंग्लिश। तो यहाँ पे आपका रघुनाथ राव ने क्या किया कि सेलिसेट और बसीन जो थे वो ब्रिटिशर्स को दे दिए। इसके बदले ब्रिटिशर्स ने उनको 2500 सोल्जर्स प्रोवाइड करे। अब क्या करेंगे ये 2500 सोल्जर्स के साथ मिलकर रघुनाथ राव पेशवा पे अटैक करते हैं और जीत जाते हैं। और अब यहाँ फिर हमें यहाँ पे एक और ट्रिटी देखने को मिलती है, ट्रिटी ऑफ पुरंदर 1776 में, जो कि आपके ब्रिटिश और नाना फडणवीस के बीच में होती है। अब नाना फडणवीस कौन है? ये आपके उस टाइम के मराठास के मिनिस्टर हुआ करते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे उस पीरियड में। ओके, सो ट्रिटी के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे और चीज़ें भी हुई, जैसे आपका रघुनाथ राव को आपको पेंशन पे भेज दिया गया और सेलेसेट ब्रिटिशर्स के पास ही रखा गया। इसको एक बार फिर अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया होगा। देखिए, आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो चुका है, जहाँ पे आपके जो पेशवा थे, ओके, उनकी डेथ हो चुकी है। तो अब उनके बाद उनके बेटे माधव राव फर्स्ट आपके पेशवा बन रहे हैं। इनका जो रूल था काफ़ी अच्छा बन रहा था, लेकिन फिर क्या होती है, इनकी भी डेथ हो जाती है। अब इनके बाद इनके बेटे नारायण राव को पेशवा बनना था, लेकिन इनके जो भाई थे, इनके जो भाई थे, विच मीन्स आपके नारायण राव के जो अंकल थे रघुनाथ राव, इनको भी आपका पेशवा बनना था। इनकी एस्पिरेशंस इतनी ज़्यादा थी कि इनको भी आपका पेशवा बनना था। सो अब रघुनाथ राव क्या करेंगे कि जब वो भी पेशवा बनना चाह रहे हैं, बट आपका नारायण राव तो पेशवा बन चुके हैं, तो रघुनाथ राव ने क्या किया कि वो ब्रिटिशर्स के साथ जाके मिल गए। ओके, और इन्होंने एक अपनी पार्टी बना ली और अब ये दोनों मिलकर आपका पेशवा पर अटैक कर रहे हैं। तो जब इन दोनों ने मिलकर पेशवा पर अटैक किया, सो ये जीते। ओके, और ये जीते तो फिर आपका एक और ट्रिटी आपको यहाँ पे देखने को मिली, जिसे हमने बोला ट्रिटी ऑफ पुरंदर 1776 में। ओके, फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि रघुनाथ राव को आपका पेंशन पे भेज दिया गया। फिर पर बाद में जो भी ट्रिटी में आपकी जितने भी आपके पॉइंट्स थे, ब्रिटिशर्स ने उनका वॉयलेशन किया। ओके, और उन्होंने क्या करा, रघुनाथ राव को शेल्टर दिया। अब यहाँ पे जब उन्होंने वॉयलेशन किया, तो जो नाना फडणवीस है जो मराठास की तरफ से थे, उन्होंने भी वॉयलेशन किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो अपने फ्रेंच के साथ जो अपने रिश्ते थे उनको और सुधारने लगे और उनको पोर्ट्स देने लगे हो। और आप जानते हैं कि फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में थोड़ा सल चल ही रहा था उस टाइम पे। फिर यहाँ पे एक और आपका वॉर होता है, बैटल ऑफ वडगांव पुणे में, जहाँ पे मराठास जो हैं वो जीत जाते हैं ब्रिटिश के ऊपर। और फिर यहाँ पे ब्रिटिशर्स को एक ट्रिटी साइन करनी पड़ती है, ट्रिटी ऑफ वडगांव इन 1779। सो इस तरीके से आपका ये सीरीज ऑफ बैटल चलता है, जिसका एंड होता है आपका ट्रिटी ऑफ सलबाई में 1782 में। और इसी तरीके से हमारा पहला एंग्लो मराठा वॉर ख़त्म होता है। सो उसके रिजल्ट क्या थे? रिजल्ट यही थे कि ब्रिटिशर्स ने सेलेसेट और भरूच अपने पास रखा और फिर उन्होंने लाइक गारंटी किया। फिर यहाँ पे इट ऑल्सो obtained a guarantee from मराठास that they would retake their possession in Deccan from हैदर अली ऑफ मैसूर। फिर मराठास को प्रॉमिस करा किया कि मराठास ने प्रॉमिस किया कि वो फ्रेंच को और टेरिटरी देंगे। ओके, ट्रीटी ऑफ पुरंदर के अंदर जितनी भी टेरिटरी ब्रिटिशर्स ने ली थी सारी मराठास को वापस करी गई। ओके, और ब्रिटिशर्स ने आपका माधवराव फर्स्ट सेकंड जो थे नारायण राव के बेटे, उनको पेशवा एक्सेप्ट किया। सो इस तरीके से आपका जो पहला एंग्लो मराठा वॉर था वो ख़त्म हुआ और उसका रिजल्ट इस तरीके से हुआ।
देखिए ये जो आपकी ट्रीटीज़ होती हैं, ट्रीटी ऑफ पुरंदर हो गया, ट्रीटी ऑफ सलबाई हो गया, ओके, बैटल ऑफ वडगाम हो गया, सो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आईएएस आपका सीडीएस का जो 2021 का भी एग्जाम था उसमें भी आ रखा था, इनकी क्रोनोलॉजी ठीक करने के लिए आ रखी थी, तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज का आपका असाइनमेंट है ट्रीटी ऑफ सलबाई के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कस द स्टेटमेंट neutrinos are the most abundant particles in the world. Neutrinos are the mysterious particle produced copiously in the nuclear reaction in sun, stars and elsewhere. Which among of the following slash are correct? A only, B only, both are none. So आपको करेक्ट बताना है न्यूट्रिनो से रिलेटेड। सो इसका आंसर होगा आपका बी ओनली, विच मीन्स पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल नहीं है ये। ओके, ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल है। सो पहला तो आपका फोटोन आता है, उसके बाद जो आपका सेकंड नंबर पे आता है वो आपका न्यूट्रिनोज आते हैं। सो इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है और दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है कि न्यूट्रिनो मिस्टीरियस पार्टिकल्स हैं जो आपके न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू बनते हैं सन, स्टार और ये आपका सबसे पहले 1959 में डिटेक्ट हुए थे। इसके बारे में और देखें तो इनका दे ऑल्सो ऑसिलेट, विच मीन्स दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ, जो अलग अलग न्यूट्रिनोज होते हैं वो एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। ओके, जो इनका रिलेशन होगा मास के साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो जो यूनिवर्स की ओरिजिन है उसको स्टडी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और यहाँ पे ये अलग रेडियो एक्टिव डिकेस के थ्रू क्रिएट हुए थे, सुपरनोवा, कॉस्मिक रेज, स्ट्राइकिंग एटम्स, इस तरीके से इनका क्रिएशन हुआ था। इंपॉर्टेंट फीचर इनके ये है कि इंटरेक्ट वेरी वीकली विद एवरीथिंग एल्स, ये एक दूसरे ये औरों के साथ बहुत वीकली इंटरेक्ट करते हैं, मतलब जो भी इनके आसपास चीज़ होगी उसके साथ बहुत वीकली इंटरेक्ट करते हैं। सो इनकी प्रॉपर्टी फीचर्स माने जाएंगे और इनका जो स्पिन होगा वो ऑलवेज इनके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, तो जिस डायरेक्शन में इनका मोशन होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इनका स्पिन होगा। और ये जो फिनोमिना इट इज़ नाउ जनरली बिलीव द फिनोमिना ऑफ न्यूट्रिनो ऑसिलेशन रिक्वायर न्यूट्रिनोज टू हैव वेरी टाइनी मास। सो इनका मास भी काफ़ी कम माना जाता है। सो इतना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर बाकी आप इसको ज़्यादा साइंटिफिक में हम कभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीपोर बील इज लोकेटेड एट द गुवाहाटी सिटी ऑफ असम, इंडिया. It is a wetland in the Ramsar Convention, which has listed since 2002 for undertaking conservation measures on the basis of its biological and environmental importance. Which among of the following slash are correct? A only, B only, both are none. जो करेक्ट बताना है आपको यहाँ पे आपका आंसर होगा बोथ, विच मीन्स दोनों स्टेटमेंट सही है। तो पहला बिल्कुल ठीक है, दीपोर बिल आपका गुवाहाटी असम में है। दूसरा 2002 थे ये आपका वेटलैंड में आपका कंसिडर किया जाता है रामसार कन्वेंशन के अंदर। सो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ये आपका न्यूज़ का पार्ट भी था और ये एक आपका एक फ्रेश वाटर लेक है। ओके, जो कि आपके फॉर्मर चैनल ऑफ ब्रह्मपुत्रा पे है। फिर ये आपका रामसार के अंदर लिस्टेड है तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इसमें आपका एक इट ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी फॉर हैबिचुएटिंग मैनी माइग्रेंट स्पीशीज़। सो माइग्रेंट स्पीशीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये सेंचुरी भी है। और फ्रेश वाटर फिश इज़ वेरी वाइटल प्रोटीन सोर्स, यहाँ पे इसके ही रिलेटेड आपको बात बता रखी है। ओके, सो यहाँ पे रामसार कन्वेंशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनवायरनमेंट में अपने बड़ा भी होगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका आर्टिकल रहा होगा, ओके, जहाँ पे आपका दीपोर बिल के बारे में बता रखा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप ब्रॉट इन रिस्पॉन्स टू इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा? इट इज़ अ मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट रिजीम, कंट्रोल रिजीम, सॉरी. It is not a formal organization and its guidelines are not binding. Decisions including on membership are made by a single transferable vote. You have to choose the incorrect statement in international relation में जो हम कवर कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो लास्ट आपका 4 मेन आपके होते हैं उसमें से लास्ट आपका ये है। इसका आंसर होगा आपका डी, विच मीन्स लास्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। तो पहला बिल्कुल ठीक है, जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप बनाया गया था ये इसलिए गया था क्योंकि उस टाइम इंडिया ने आपका स्माइलिंग बुद्धा जो था आपका न्यूक्लियर टेस्ट आपका कंडक्ट किया था, सो उसके रिस्पॉन्स पे इससे बनाया गया था। दूसरा बिल्कुल ठीक है, मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है। तीसरा बिल्कुल ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये, तो इसकी गाइडलाइंस बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है। लास्ट गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डिसीजन आपके कोई वोटिंग सिस्टम नहीं, कंसेंसस से बनते हैं। सो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का कोई मेंशन यहाँ पे नहीं दिया गया है। यही इसके बारे में और बता रखा है कि आपका 1974 में जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, सो उसके रिस्पॉन्स में ये ग्रुप बना था। सो ये करते क्या हैं, ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी मटीरियल होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, टेक्नोलॉजी होते हैं, उनके एक्सपोर्ट पे
कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पे करी जाती है। ऑल्दो इसके रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती हैं, ऑब्लिगेशंस बाइंडिंग नहीं होती हैं, बट स्टिल मैंने पहले भी बताया था जैसे कि इंटरनेशनल फोरम में इस तरीके के कोई भी अगर आपने साइन किए हैं सो वो आपकी जो आपकी कमिटमेंट है वो शो करते हैं। सो पहली बार ये 1975 में मिले थे, जिसे लंदन क्लब के नाम से भी इसे बोला जाता है। ये हम देख सकते हैं, ये आपके 4 जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स हैं। वासेना अरेंजमेंट हो चुका है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम हो चुका है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप हो चुका है। सो मिसाइल से रिलेटेड आपका ये था, कन्वेंशनल वेपन से रिलेटेड ये था, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, फिर आपका ये और आ जाता है, एनपीटी आ जाता है, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन आ जाता है, केमिकल वेपन कन्वेंशन आ जाता है, जो आपके ट्रीटीज़ में काउंट किए जाते हैं। आज का आपका एक और असाइनमेंट मैं एक्स्ट्रा दे रही हूँ आज। आपको आज यहाँ पे एनपीटी के बारे में लिखना है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में लिखना है आपको यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ब्लैक सॉफ्ट टर्टल इज अ स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल फाउंड इन, आपका ऑप्शन है इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, बोथ ए एंड बी। इसका आंसर होगा आपका डी, विच मीन्स बोथ ए एंड बी। इंडिया और बांग्लादेश दोनों जगह ये मिलता है। ये देखा होगा आपने द हिंदू में इसका फोटो। बेसिकली आपका ये फ्रेश वाटर टर्टल है, इंडिया के असम में और बांग्लादेश में मिलता है। और इसका जो आपका IUCN में इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट किया गया है, लेकिन ये आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको कोई लीगल स्टेटस नहीं दिया गया है। ट्रेडिशनली इसे हंट किया जाता था। फिर ये काफ़ी लाइट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, टू मूव मोर इजली इन ओपन वाटर। बाकी आपके इसमें आप एक बार इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। डिटेल्स है इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसके आपके जितने भी प्रोटेक्शन स्टेटस होते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और कहाँ कहाँ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among of the following is slash are correct? Hallmarking is the accurate determination and auspicial recording of the proportionate content of precious metal in the precious metal articles. The Bureau of Indian Standard operate hallmarking scheme in India except for gold and silver. Your options are A only, B only, both and none. इसका आंसर होगा आपका ए ओनली, विच मीन्स दूसरा स्टेटमेंट गलत है। बेसिकली हॉलमार्किंग होता क्या है, जो आपका किसी भी तरीके का एक अप्रोप्रिएट कंटेंट होगा किसी भी प्रेशियस मेटल में, आपको पूरी तरीके से प्रेशियस नहीं, आपको पूरी तरीके से ना प्योर मेटल नहीं होते हैं। ओके, आप मानेंगे कि अगर आप गोल्ड खरीदे तो पूरा आपका पूरा गोल्ड होगा, ये नहीं होता, उसमें कुछ आपका मिक्सचर होता है। बट हॉल मार्किंग आपको ये बताता है कि किस किस प्रोपोर्शनेट में आपका क्या रखा गया है उसमें, और उससे उसकी क्वालिटी पता चलती है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो हॉल मार्किंग को ऑपरेट करता है, एक्सेप्ट गोल्ड सिल्वर नहीं है, गोल्ड सिल्वर भी उसमें इंक्लूड होता है। हम देखेंगे किस किस के लिए आपका होता है। गोल्ड ज्वेलरीज, गोल्ड आर्टिफैक्ट्स, सिल्वर ज्वेलरी, सिल्वर आर्टिफैक्ट्स के लिए होता है ये। और ये जो प्योरिटी और फाइननेस होता है किसी भी प्रेशियस मेटल आर्टिकल की, उसे आपका ये बताता है। किसके लिए नहीं होता है, जो आपका एक्सपोर्ट एंड री इम्पोर्ट ऑफ ज्वेलरी होता है एज पर ट्रेड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि आपकी ज्वेलरी होती हैं एग्जीबिशन के लिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड B2B मतलब आपका बिजनेस टू बिजनेस हुआ। फिर आपका जो वॉचेस होती हैं, फाउंटेन पेन्स होते हैं, स्पेशल ज्वेलरी टाइप ऑफ ज्वेलरी, कुंदन, पोलकेन, चढ़ाऊ, तो इनके लिए नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिवाक क्लास वाज अ सीरीज ऑफ फ्रिगेट गार्ड शिप बिल्ड इन USA, फ्रांस, इंडिया, नन ऑफ द अबव। तो कहाँ बनी है ये? आंसर होगा डी, विच मीन्स नन ऑफ द अबव, क्योंकि आपकी रशिया की है। रसवाल USSR में बनी थी आपकी 1970s में। ओके, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये आपकी कहाँ है। 2016 में इंडिया रशिया का जो अग्रीमेंट हुआ था, फिर वहाँ पे ये जो 4 किवाक थे ये आपके यहाँ में मिले थे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुधवा नेशनल पार्क इज इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, नन ऑफ द अबव। आपको बताना है कहाँ है ये। इसका आंसर होगा आपका ए, विच मीन्स उत्तर प्रदेश। इससे रिलेटेड भी आपने आर्टिकल एक द हिंदू में पढ़ा होगा। नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट तो वैसे भी हैं। विद दिस लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन। आई होप आप लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया होगा। फाइनल स्कोर लिखना मत भूलिएगा, और कितना स्किप करे, कितने गलत हुए, कितने सही हुए, बिल्कुल अच्छे से लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।